वैसे ये वाली न्यूज तो स्टार्टिंग वाली न्यूज जनवरी की थी, इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आई थिंक ये कवर नहीं की हुई थी पहले, ये की थी। BSNL secondary switching area will have 100% फाइबर नेट कनेक्टिविटी विद इन 6 मंथ। और इसके लिए बेसिकली जो BSNL है वो क्या करेगा, थ्रू भारत एयर फाइबर, भारत एयर इंटरनेट, एक ही बात है, 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। 3 डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, बिलासपुर एंड उन्नाव। ठीक है, एक इसी से आपने योजना सुनी होगी, भारत नेट, भारत नेट योजना। ये तो है ना भारत एयर फाइबर, हिमाचल से रिलेटेड है, जहां पर BSNL कवर करेगा 6 मंथ में फाइबर नेट कनेक्टिविटी विद इन 6 मंथ। इसमें आ रहा है फाइबर एयर, भारत एयर फाइबर। एयर दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। आपने वाईफाई ऑन किया तो वो कैसा है, वायरलेस। वायर तो नहीं लग रही है ना आपके वाईफाई ऑन होने में, लेकिन जब आप डोंगल के थ्रू कर रहे हैं यूज, ठीक है, अपने लैपटॉप में आप वायर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वायर लगी हुई है इसमें। ठीक है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, भारत नेट, ये भारत नेट कैंपेन। आपने पहले भी सुना होगा भारत नेट कैंपेन के बारे में, ये भारत नेट योजना के बारे में। 2011 में वैसे ये लॉन्च हुई थी, इसका नाम चेंज कर दिया 2000 आई थिंक 14 में, 15 में 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया भारत नेट। 100 करोड़ इसके लिए दिए गए हैं। इसका काम ये है कि हर पंचायत को इंटरनेट की सुविधाएं देना, हर पंचायत को। 100 करोड़ इनिशियल कैपिटल दी गई है। इनिशियली इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब इस योजना को शुरू किया गया था तब ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत थी, लेकिन 2016 में क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट बन गया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दूसरा डिपार्टमेंट बन गया जुलाई 2016 में। एक एजेंसी के 2 डिपार्टमेंट बन गए। तो उसके बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद ये संभाल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, पहले इसका नाम ये था 2011 में। तो जो भी आपने नाम याद रखने हैं कि वो चेंज हुए हैं, बहुत 2014 के बाद ही होने शुरू हुए हैं। तो 2014 में 15 में इसका नाम चेंज कर दिया गया भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट के बारे में ये याद रखना है। नेक्स्ट 9 फरवरी की ये न्यूज है, प्यूकर विलेज सेलिब्रेट्स बर्थ ऑफ गर्ल ड्यूरिंग उत्सव। अब ये कौन से उत्सव की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है गोची उत्सव की। प्यूकर विलेज आता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल में भी कहा, गाहर वैली में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्यूकर विलेज कहां पर है, गाहर वैली में। और ये गाहर वैली भी कहां पर है, ये आपको मिलेगी किन्नौर के आसपास। ये देखो गाहर वैली, गाहर वैली किसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, गाहर वैली और गाहर वैली। केलोंग एंड अपर केलोंग को कहा जाता है गाहर वैली, और वहीं पर ये विलेज है प्यूकर विलेज। ठीक है, वहां पर आपको लेडी ऑफ केलोंग पीक मिलेगी। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर भी आपने सुना है। लेडी ऑफ केलोंग, बताओ जरा किसके द्वारा, कब नाम दिया गया इसको लेडी ऑफ केलोंग, और क्यों नाम दिया गया, किसके नाम पे दिया गया है बताओ। यहीं पर मिलेगा आपको गाहर वैली, और ये हेडक्वार्टर भी है। केलोंग इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहां पर है, केलोंग में, और 110 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। क्वेश्चन ये है कि लेडी ऑफ केलोंग को कब नाम दिया गया, किनके द्वारा नाम दिया गया, बताओ। लेडी ऑफ केलोंग बता रहे हैं लिंगशन की। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, इतनी बड़ी आपको स्पेलिंग याद नहीं हो रही है। लेडी एलिसा याद रख लीजिए। ठीक है, लेडी एलिसा आपको सिंपली याद रह जाएगा, तो वो याद रख लीजिए 1857 1856 में। इसके अलावा और क्या रखना है आपने यहाँ पर याद, इस उत्सव की बात तो हम करेंगे ही, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इस ग्लेशियर की बात आ ही गई है, तो इसके अलावा लाहौल स्पीति में आपको कौन से ग्लेशियर दिखाई देते हैं,
बड़ा शिगरी ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है जी। 1906 में इस ग्लेशियर का पहली बार सर्वे किया गया। 1906 में बड़ा शिगरी ग्लेशियर का पहली बार सर्वे किया गया, किसके द्वारा? एच वॉलकर एंड ई एच पेस्कोई, PASCOE, इसके लोग थे ये, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1906 में पहली बार इसका सर्वे किया गया। उसके बाद 1956 में 1950, इसको भी लिख सकते हैं वैसे, आप ऐड कर सकते हैं, 1956-7 में यहां पर पहला एक्सपीडिशन भेजा गया। ठीक है जी। लगभग इसकी जो हाइट है बड़ा शिगरी ग्लेशियर की 3950 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 11 किलोमीटर है। एड ऑन करना है तो एड ऑन कर लीजिए। लेंथ कितनी है? लगभग 11 किलोमीटर। और ब्रेथ जिसकी है, ब्रेथ 4570 मीटर, लगभग इतने 3-4 किलोमीटर के आसपास। इसी के साथ बड़ा शिगड़ी के साथ एक छोटा शिगड़ी ग्लेशियर भी है, क्योंकि इससे ये छोटा है। बड़ा शिगड़ी के साथ में ही एक छोटा शिगड़ी ग्लेशियर है, तो इस न्यूज के साथ आपने ये भी एड ऑन करते जाना साथ साथ में, ताकि आपका ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन भी कवर होता रहे। इसके अलावा कौन सा ग्लेशियर है वहां पर, ऐसे साइड में लिखना है ना ये चीजें, बीच में तो नहीं लिखनी है, बीच में तो आप न्यूज लिखिए, साइड में लिखनी है ये चीजें। गंगस्तांग ग्लेशियर, GANGSTANG, गंगस्तांग ग्लेशियर। उसके बाद यहां पर है सोनापानी ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर। ओके। और कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पर? पिराड ग्लेशियर, PERAD, पिराड ग्लेशियर। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे कि प्यूकर विलेज में लड़की की जन्म होने पर, लड़की के जन्म होने पर वहां पर गोची उत्सव मनाया गया। गोची उत्सव वैसे जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? जब लड़के का जन्म होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिख रहा है आपको, द उत्सव इज जनरली हेल्ड इन द गाहर वैली टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ बॉयज, बट इन प्यूकर विलेज। गाहर वैली में आपको अगर गोची फेस्टिवल पता लगे कि गोची फेस्टिवल वहां पर क्यों मनाया जाता है, बच्चे के जन्म, अगर लड़के का जन्म हुआ तब गाहर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तभी उत्सव मनाया जाता है गाहर वैली में, सॉरी। लेकिन इस बार ये उत्सव क्यों मनाया गया? क्योंकि लड़की का जन्म हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इट वॉज हेल्ड टू रिजॉइस द बर्थ ऑफ गर्ल्स। कैसे शुरू हुआ? आप पर आ जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोची उत्सव एट प्यूकर विलेज विच वॉज हेल्ड रिसेंटली इन द लाहौर डिस्ट्रिक्ट। ऐसा भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम में तो आएगा ही आएगा अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए वो फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। उत्सव जो शुरू हुआ विद द वर्शिप ऑफ लोकल डाइटी तंगजार महादेव, तंगजार महादेव की पूजा के साथ वो शुरू हुआ। एंड ओनली अ फ्यू पीपल ऑफर्ड प्रेयर्स एट द होली स्पॉट अमिडस्ट द स्नो अबव द विलेज। बर्फ पड़ी हुई थी, लेकिन बर्फ के बीच में भी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। देन पीपल वेंट टू गोची गृह, द हाउस वेयर गोची वाज ऑर्गेनाइज्ड, जहां पर वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके बाद वो लोग वहां पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने डांस किया, जैसे भी वो करते हैं। द लोकल पीपल सर्व ट्रेडिशनल डिशेस ऑन दिस ओकेजन। पहले कहां पर गए? अपने तंगजार। अगर आपने मेंस में क्या लिखना है आपने? तंगजार। या प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है कि वहां पर गोची उत्सव में किस दाइती की पूजा की जाती है, तो तंगजार महादेव। ठीक है जी, आपने ये कर दिया तंगजार महादेव। नेक्स्ट पे आते हैं जरा। ये बेटी है अनमोल योजना, सारे के सारे आपको लाहौल दिख रहे हैं, लाहौली। ये लाहौली टोपी पहने हुए हैं, अगर आपको पता होगा तो, ये लाहौली टोपी पहने हुए हैं तो हिंदी में ये पढ़ लीजिएगा, प्यूकर विलेज। हिंदी में थोड़ी सी गलती हो सकती है क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्ट किया है मैंने इसको, उतनी गलती तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी। यहीं पर एक फेस्टिवल होता है, हालदा फेस्टिवल। यही वैली है कि गाहर वैली, या कहते हैं इसको घार वैली, एक ही बात है। इसी वैली में एक फेस्टिवल होता है, हालदा फेस्टिवल। लेकिन ये सिर्फ इसी वैली में नहीं होता है,
बाकी वैलीज में भी होता है, जैसे पट्टन वैली है, चंद्रा है, गाहर वैली इन लाहौल स्पीति, ये बाकी वैलीज में भी होता है। अब इसमें क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ लिया कि प्यूकर विलेज में गोची फेस्टिवल हुआ लड़की के जन्म पर, होता तो वैसे लड़के के जन्म पर था। अब इसी वैली में एक फेस्टिवल और होता है जिसे कहा जाता है हालदा फेस्टिवल, आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या करते हैं, लकड़ी की जो टहनियां हैं, ब्रांचेस है, वो ली जाती है, पेंसिल सीडार ब्रांचेस आर कट इनटू स्ट्रिप्स एंड आर टाइड टुगेदर। जैसे आप जो लकड़ी की टहनियां हैं, ठीक है, छोटी छोटी टहनियां हैं, उनको आप इकट्ठा कर रहे हैं और उनका एक बंडल बना रहे हैं, और उसमें आप आग लगा देंगे और एक टॉर्च की तरह उसको यूज करेंगे, जैसे अंधेरे में यूज करते हैं ना जाने के लिए, इधर उधर पहले करते थे, टॉर्च तो होती नहीं थी, तो लकड़ियों में छोटी छोटी करके, छोटी छोटी उनको पीसेस में कर करके इकट्ठा उठाया और चल दिए उसमें आग लगा के, तो वो करते थे, उसी को कहा जाता है हालदा। द नंबर ऑफ टॉर्च इज इक्वल टू मेल मेंबर ऑफ ईच फैमिली। द नंबर ऑफ टॉर्च कुछ ऐसे बना दिया, देखो इतनी सारी जो टहनियां हैं वो उस प्रकार पकड़ ली उन्होंने और इसमें आगे से आग लगा दी। हालदा इज लिट इनसाइड द हाउस बिफोर गोइंग आउटसाइड। घर के अंदर ही इसको जलाया जाता है, फिर इसको बाहर ले जाया जाता है, फिर ये बाहर इकट्ठे होते हैं, कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं, कुछ विधि विधान जो इनके होते होंगे। लेकिन आपने ये रखना है याद कि हालदा का मतलब क्या होता है। ये जो उन्होंने टहनियां इकट्ठी की उसमें उन्होंने आग लगा दी। द डेट इज फिक्स्ड बाई लामा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हालदा फेस्टिवल। क्वेश्चन बन गया आपका, लिखेंगे क्या उसमें, किसके द्वारा फिक्स की जाती है डेट? डेट इज फिक्स्ड बाई लामा, और ये लगभग वाइड इन द पटन वैली, एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन जहां भी होंगी वो याद रखनी है। पट्टन वैली में क्या होता है, ये होता है माघ पूर्णिमा यानी कि फुल मून के दिन होता है ये हालदा फेस्टिवल। लेकिन दूसरे इलाके में देखेंगे वहां पर ये डेट फिक्स की जाती है लामा के द्वारा। उसके बाद जब ये खत्म हो जाता है अपने घर में आते हैं, ठीक है, इन सभी को एक जगह इकट्ठा करके, ये सारे जो हैं इनको एक जगह इकट्ठा करके इनको जला दिया जाता है। ये सारे इकट्ठा करेंगे, उसको जला देंगे जब ये रिचुअल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये एक स्पेशल डिश बनाएंगे, लोकल डिश, याद रखना है कौन सी डिश बनाई जाती है हालदा फेस्टिवल पर इन लाहौल डिस्ट्रिक्ट। मान्ना एंड सिड्डू, सिड्डू होते हैं ना, सिड्डू लोकल में, तो वो बनाया जाता है एक, और दूसरा कुछ मान्ना है। अब ये पता नहीं क्या होता होगा, आप लोगों ने सुना होगा तो अच्छी बात है, अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना होगा। सुना है किसी ने? नहीं सुना है? According to local resident, it is considered the beginning of the new year for crops in Lahore Valley. Halda festival is considered the beginning of new year for crops in Lahore Valley. Important. अब इतनी ठंड होती है लेकिन सारे के सारे लोग पूरे जोश से यहाँ पर इसको मनाने आते हैं, यही लास्ट वाली लाइन इसमें लिखी गई है। तो याद रखना है हालदा फेस्टिवल कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे मनाया जाता है, वहां पर इस तरीके से मनाया जाता है, तो याद रखें इसको। नेक्स्ट 10th ऑफ फरवरी, 9 फरवरी की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज थी नहीं सच। 10th ऑफ फेब 2021। ओके जी, अभी तक किसी को डाउट कुछ? नहीं है ना? बीच में होगा तो बता देना। मैक्सिमम तो अलाइड बैच के ही है ना, हर्षप्रीत एक अलग है सब इंस्पेक्टर बैच के, अच्छी बात है, गुड। नो वर्ड मोर्टेलिटी बैन लिफ्टेड ऑन फिशिंग एट पोंग वेटलैंड। आपको पता है कि वहां पर H5N1 इन्फ्लुएंजा के कारण बहुत सारे पक्षियों की डेथ हो गई थी, है ना, ऐसे पूरे बिखरे हुए थे वो। उसके बाद वहां पर बैन लगा दिया गया। मैंने तभी तो आपको कहा था कि आप जनवरी के करंट अफेयर पहले पढ़ लीजिए, जनवरी के करंट अफेयर। अब 10 फरवरी को क्या किया गया, पोंग डैम में वो बैन हटा दिया गया। पहले बैन लगा हुआ था क्योंकि वहां पर कुछ पक्षियों की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये बैन हटा दिया गया क्योंकि जो फिशरमैन है उनकी तो अर्निंग ही वही है कि वो फिशेस कलेक्ट करे, ठीक है, उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। who had been earning their livelihood by fishing in the Pong wetland। उसके बाद बैन हटा दिया गया। पहले तो वो इस संशय में थे कि अब जाएं कि नहीं जाएं, उसके बाद वो चले गए। The ban was imposed by the Kangra district administration on January 3rd।
ठीक है, 3 जनवरी को वहां पर बैन लगा दिया गया था एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1। याद रखना है इसको, ये पहले भी आ गया जनवरी में करंट अफेयर में। पोंग वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कौन से एक्ट के तहत यहां पर बैन लगा दिया गया था कि आप मछलियां नहीं पकड़ सकते हैं? द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स ऑर्डर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 had restricted the movement of human and domestic livestock around 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के जोन तक वहां पर कोई नहीं जा सकता था। और आपने याद क्या रखना है यहां से, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कोरोना टाइम में जो लॉकडाउन लगाया गया वो किस एक्ट के तहत लगाया गया? इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत लगाया गया। इसको भी एक डिजास्टर माना गया, जो कोरोना बीमारी फैली उसको भी एक डिजास्टर माना गया है। तो वहां पर भी जो हुआ वो भी एक डिजास्टर था। ये आप डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में थोड़ी देर में। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल एंड परचेज उसको भी यहाँ पर एक बैन कर दिया गया था। अब थोड़ा सा पोंग वेटलैंड के बारे में पढ़ते हैं जरा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। पोंग वेटलैंड ऑल्सो कॉल्ड महाराणा प्रताप सागर, लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बना क्यों? ब्यास रिवर पर जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया डैम का, उसके बाद ही पोंग डैम का फॉर्मेशन हुआ 1975 एंड इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। 1975 में डैम बना यहाँ पर, उसी की वजह से ही पोंग वेटलैंड यहां पर बना। मार्शी एरिया जहां पर आपके पास वाटर हो, लैंड हो, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। एरिया कितना है? द एरिया ऑफ द वेटलैंड इज 307 स्क्वायर किलोमीटर एंड द कैचमेंट एरिया इज 12,650 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ये कौन संभालता है? एग्रीकल्चर लैंड। ये क्या है? कंप्राइजेस मेनली ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपको पोंग डैम के बारे में क्वेश्चन आ गया लिखने को, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी कहीं से भी बन जाती है। तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, BBMB, याद रखना है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। उन्होंने क्या किया कि जितनी भी वहां पर एग्रीकल्चर लैंड थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड पर बना जहां पर खेती की जा सकती थी, तो उन्होंने 28,000 हेक्टेयर लैंड जो वहां के आसपास का इलाका था वो अपने अंडर लिया है। उसमें रिजर्वायर बना। द लेंथ ऑफ रिजर्वायर इज 41 किलोमीटर, द मैक्सिमम विड्थ ऑफ 19 किलोमीटर। इसकी बता रहा है वैसे ये पोंग डैम के बारे में। इट होस्ट मोर देन 220 बर्ड स्पीसीज, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। 220 इस बार मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो इस बार के एचएस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया शायद, इंपॉर्टेंट था वैसे। तो 220 बर्ड स्पीसीज है यहाँ पर। 27 फिश स्पीसीज, 27 फिश स्पीसीज, अराउंड 95,000 बर्ड्स, 95,000 बर्ड्स दूसरे देशों से भी यहाँ पर आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते रहते हैं फिर चले गए, आए गए, तो इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, 1994 में क्या कर दिया गया, इस बायोडाइवर्सिटी को देखा गया कि भैया नहीं इंपॉर्टेंट है। तो 1994 में द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 1994 में क्या किया गया? वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 1994 में। उसके बाद 2002 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया हिमाचल की ओर से, वो अभी पढ़ते हैं। और ऑल लैंड अप टू 440 meters in the catchment of wetland was notified as buffer zone. What do you mean by buffer zone? बफर जोन बताओ जरा, क्या होता है बफर जोन? बताओ। बताओ बताओ, व्हाट इज बफर जोन? नहीं,
किसी को तो पता होगा, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ वो तो है, आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा है, ठीक है जी। ये रहा आपका एक एरिया, इसके बाहर का एरिया, इसके बाहर का एरिया, ऐसा ही होता है कुछ। सर जहाँ पे ग्रेजिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। हाँ बिल्कुल, ह्यूमन एक्टिविटीज तो वैसे कह नहीं सकते, ह्यूमन एक्टिविटीज इस वाले में होती है ट्रांजिशन जोन में, टूरिज्म कह सकते हैं। सेटलमेंट, अगर ह्यूमन सेटलमेंट देखें तो वो यहाँ बाहर वाले पोर्शन पे होती है, ठीक है, अच्छा है। तो बीच वाले पोर्शन कहा जाता है कोर जोन, इस वाले रीजन कहा जाता है बफर जोन, और ये बाहर वाला हो गया आपका ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं की जाती है, नो ह्यूमन एक्टिविटी। प्रोटेक्टेड बिल्कुल, कि भाई यहाँ पर आना मना है, आना तो नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी नहीं यहाँ पर हो गई। बफर जोन का मतलब ये है कि वहां पर आप एनिमल्स को चराने वहां पर ले जा सकते हैं, ठीक है, और टूरिज्म वहां पर हो सकता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको, बफर जोन में क्या होगा, टूरिज्म एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं को चराने यहां पर ले जा सकते हैं, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। और ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट, क्रॉप कल्टीवेशन, ह्यूमन सेटलमेंट और क्रॉप कल्टीवेशन, ये चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 440 मीटर तक का एरिया वो था, बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया। 1983 the entire reservoir was declared as a wildlife sanctuary by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। कब किया गया, हिमाचल, हम यहाँ पर तो कर रहे हैं ना नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो सेंटर की बात कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया 1983 में, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया। उसके बाद एक प्लान बनाया गया टू प्रोटेक्ट दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in November 1982 and approved in 1984. For protection of the sanctuary, the State Department has undertaken the plantation work in the peripheral area of the lake. प्रोटेक्शन के लिए कि वहां पर प्लांटेशन की जाए। अच्छा, यहाँ पर बीच में बात आई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एफिशिएंट किसके लिए किया गया, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स एंड अदर मैटर कनेक्टेड टू इट। जैसे यहाँ पर लॉकडाउन लगा तब ये न्यूज में आया, और हिमाचल में आपके न्यूज में तब आया जब इसको अप्लाई किया गया, जब बहुत सारे पक्षियों की वहां पर मृत्यु हो गई। टू मैनेज डिजास्टर इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मोर। हिंदी में भी है यहाँ पर, इसमें डिजास्टर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2D में। इंग्लिश में ज्यादा समझ नहीं आएगा, अभी हिंदी पे आते हैं जरा। मेजर फीचर्स, नोडल एजेंसी कौन सी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2005 को आपदा को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के मुताबिक आपदा का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न तबाही, दुर्घटना एवं गंभीर घटना से है। डिजास्टर मतलब ये सब। इस अधिनियम के तहत कोविड-19 महामारी को आपदा घोषित किया गया है, इसलिए इसकी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसमें 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, उसी के तहत कोविड-19 में जो यूज किए गए हैं मेथड वो यही है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में दिए गए हैं, इसी के तहत लगाया गया, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन, चलो इसकी बात तो रहने दो। 2005 में बना, लेकिन 2006 में ये लागू हुआ, याद रखना है कौन कौन से इसके अधिकारी हैं, वो तो आपको रहने दीजिए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, तो आपने ये चीज के बारे में याद रखनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया, क्या इसका मतलब है, ये हिंदी में यहाँ पर, तो हिंदी वाले इसको पढ़ लेना है। वैसे ये
अभी तक तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है, बीच में नहीं आया होगा समझ, तो यहाँ पर आपने इसको पढ़ लेना हिंदी में। नेक्स्ट, इन लाहौल स्पीति आउटरीच ओवर प्रपोज्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट। लाहौल स्पीति में क्या क्या है कि बहुत सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट वहां पर ये कर दिए हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए कि यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेंगे बहुत सारे, ये प्रपोज किया गया है अभी। तो लोगों, वहां के जो लोग हैं, लाहौल स्पीति के लोग हैं, वो मना कर रहे हैं कि भैया नहीं, यहाँ पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं खुलेगा। जैसी तबाही उत्तराखंड में हुई, जैसी तबाही किन्नौर में हुई, हम वैसी ही तबाही लाहौल स्पीति में नहीं चाहते हैं, इसलिए वहां पर आंदोलन चला हुआ है। ये बात वहां पर, जैसे कि प्रोमिनेंट कंपनीज ये हैं जिनको वहां पर टेंडर दिए गए हैं, वो कहां पर खोलेंगे, तांदी, हर्षिल, बारदांग, मियार एंड जिस्पा इन लाहौल स्पीति। तो वो वहां पर उस चीज का विरोध कर रहे हैं। इसकी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। लाहौल स्पीति में जो आउटरीच हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, ये आप याद रख सकते हैं। ये कहां पर लिखेंगे आप, क्यों पढ़ाया ये मैंने, रिले में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पर इसका विरोध हो रहा है। मेंस में लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल किन्नौर में जो तबाही हुई उसके कारण क्या दे सकते हैं आप, उसमें कहीं पर बीच में एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आउटरीच ओवर द प्रपोज्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये चीज आप वहां पर लिख सकते हैं। 12 फरवरी 2021 टिबेटन्स लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेशन बिगिंस टुडे। 12 फरवरी की बात है ये, 12 से 14 फरवरी तक होगा। क्या करता है ये, लोसर फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग सीजन। पहला ही क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। लोसर फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, टू मार्क द एंड ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन खत्म हो गया, अब क्या शुरू हो गया, स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया है। 3 दिन का सेलिब्रेशन, 12, 13, 14, ठीक है, 3 दिन का सेलिब्रेशन। अकॉर्डिंग टू तिब्बतन कैलेंडर, तिब्बतन कैलेंडर के अनुसार ऑन दिस डे द तिब्बतन पेज ओबेसेंस टू दलाई लामा, जो आदर सम्मान जो उनको करते हैं दलाई लामा को। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, उनका मानना यह है कि न्यू ईयर लग गया भैया, उनके हिसाब से, तिब्बतन के हिसाब से। दे अवॉइड स्पेंडिंग मनी, वो पैसे नहीं खर्च करते हैं। और हम होते हैं कि भैया पहले 31st पार्टी जबरदस्त होनी चाहिए, है ना, तो ये पैसे खर्च नहीं करते हैं उस दिन। इनका मानना है कि नहीं तो पूरा साल हमारा किसमें चला जाएगा, डेब्ट में चला जाएगा, ऋण में चला जाएगा पूरा का पूरा साल। In their tradition, the first day of New Year is considered as the measure of increase in age, rather than the birthday as per other tradition among other communities. इनका मानना ये है, जब ये सेलिब्रेशन करते हैं, इस चीज की अगर सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उनकी एज में जो है इजाफा हो जाएगा, उनकी एज बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ। प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, स्टार्ट्स ऑन 29th डे ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द तिब्बतन ईयर, जिसको कहते हैं ये द डे इज कॉल्ड न्याई सुगु इन तिब्बतन लैंग्वेज। स्टार्ट कब हो जाती है, 29th डे ऑफ लास्ट मंथ, जो इनके हिसाब से लास्ट मंथ है, 29th डे ऑफ लास्ट मंथ ऑफ तिब्बतन ईयर। और जिसको ये कहते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया हुआ है, कुछ याद रखना है ये नाम, न्याई सुगु इन तिब्बतन लैंग्वेज। उस दिन ये पूरे के पूरा जो अपना घर है उसको साफ सफाई करते हैं, वहां पर क्लीन अप हाउस एंड थुप्पा ट्रेडिशनल तिब्बतन फूड। क्या बनाया जाता है, थुप्पा। एग्जाम में क्वेश्चन आया होता कि थुप्पा ट्रेडिशनल तिब्बतन फूड ये कब बनाया जाता है, तो ये लोसर फेस्टिवल के दिन बनाया जाता है। प्रिपेयर फॉर डिनर इन ए सिंगल यूटेंसिल एंड सर्व टू ऑल। अब लास्ट दिन 14 फरवरी को ये खत्म हो जाता है। ये हो गया जी। 66 साइकिलिस्ट बाया फॉर ऑनर्स इन एमटीबी मीट एट शिमला। उन्होंने एमटीबी वालों ने क्या किया, ये 66 साइकिलिस्ट की पार्टिसिपेशन की, जो आपके, अगर आपने सुना होगा पॉटर हिल शिमला, सुना है, पॉटर हिल यूनिवर्सिटी के साथ में ही है। तो जहां पर आपके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, उसके साथ आगे से नीचे को रास्ता है, दूसरी तरफ जंगल को रास्ता है, वहां पर ये रेस ऑर्गेनाइज की गई। तो यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर याद, ये तो आपने याद नहीं रखना है कि कौन जीता कौन हारा, बस ये याद रख लीजिएगा कि हो सकता है एमटीबी के द्वारा रिसेंटली जो साइकिलिस्ट की जो मीट थी ऑर्गेनाइज करवाई गई, वो कहां पर हुई, तो वो पॉटर हिल में हुई, शिमला में। नेक्स्ट इज 13 Feb, प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एग्जिबिटेड एट उड़ान मेला इन शिमला।
क्या बात की गई है? उड़ान मेला की बात की गई है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट सुरेश भारद्वाज जो एग्जीबिशन में जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा रूरल वुमेन्स 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG। इस पर लिखिए एक नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मेंस के लिए क्वेश्चन, जो मैं मेंस के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इनको साइड में लिखा करो, या यहीं पर एक लाइन लिखा करो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहां से बोल रहा हूँ, उसको लिखा करो साइड में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई बताओ? नाबार्ड बताओ बताओ। बताओ नाबार्ड, नाबार्ड कब बना? जल्दी से। 1981, 1985, देख लो 1981, 80। और बाकी लोग भी है ना क्लास में, बोलो। जल्दी बोलो जल्दी। नाबार्ड कब बना? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1985। हाँ, बाकी लोग लवनीश, अरुण, अक्षय, अदिति, उसके अलावा भी 4 लोग हैं। ये सुना है कभी कि नहीं सुना है? तो 12 जुलाई 1982 नाबार्ड सपोर्टेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने जो एग्जीबिशन यहां पर की, इट वाज सपोर्टेड बाय नाबार्ड। ठीक है जी, ओके। फुल फॉर्म क्या है इसकी, यहां पर बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उड़ान मेला 2021 कहां पर हुआ? रिच इन शिमला, which provide a platform to sell and buy the product of women's and farmers self help group। लगभग 20 में से 20 थे, उसमें से मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो उसको याद रखें। नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। हिमाचल गवर्नमेंट टू रेज 1000 करोड़ लोन फॉर डेवलपमेंट। अब ये पता नहीं कहाँ की डेवलपमेंट कर रहे हैं, मंडी की डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहीं कहीं और की डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके लिए 100 करोड़ का लोन लिया गया था फैब में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में 17 फरवरी को पहुंच जाना था। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई हिमाचल में बड़े स्तर पर? सड़कें यहाँ पर अच्छी हुई होंगी, थोड़े बहुत काम हुए होंगे, लेकिन ज्यादा तो नहीं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल रेज 2 लोन्स, 500 करोड़ के लोन, 2 लोन लेगी वैसे डेवलपमेंट के लिए। तो इससे जो हिमाचल प्रदेश का जो डेप्ट है वो कितना चला जाएगा? 60,000 करोड़। जो हमने अलग अलग एजेंसी से हमने अभी तक लोन लिया हुआ है, दैट इज 60,000 करोड़। तो सोच सकते हैं आप कि कितने नुकसान में है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जहां पर आप देखते हैं कि एक ही एक ही यूनियन टेरिटरी है जो अभी तक फायदे में है, दैट इज दिल्ली, उसके अलावा कोई भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है जहां पर ये दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी। फुल पोटेंशियल है, किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पर, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जीडीपी यहाँ की अच्छी हो सकती है, इतने फल फ्रूट होते हैं यहाँ पर, है ना। तो दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए थी। टूरिज्म का इतना अच्छे स्कोप है यहाँ पर, टूरिज्म के, तो जितनी जनसंख्या है उससे लगभग 2 से 3 गुना लोग यहाँ पर हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, जितनी पॉपुलेशन है। सोच लीजिए, आई थिंक इसमें ही था कहीं पर वो। किसके तहत ये लोन लिया गया है? आर्टिकल 293, उसके तहत ये लोन लिया गया है। while the term of the one loan of 500 करोड़ will be 14 ईयर। एक ही 14 साल होगी, क्योंकि 2 किस्तों में लिया जाएगा, 500 करोड़ और 500 करोड़। ये इसकी 14 साल के लिए
और एक 15 साल के लिए, उसके बाद वापस कराने पड़ेंगे ये। अब ये 1000 करोड़ लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद और कितना लोन ले सकती है? 600 करोड़ और लोन ले सकती है, यानी कि टोटल कितना ले सकती है स्टेट गवर्नमेंट? 1600 करोड़। आई थिंक इससे पहले भी कुछ लिया होगा। आपने क्या पढ़ना है? आर्टिकल 293। ओके, नेक्स्ट इज 7 टाइम कांग्रेस एमएलए सुजन सिंह पठानिया डाइज। याद रखना है सुजन सिंह, हु वाज सुजन सिंह। इतना याद रखें कि कांग्रेस के एमएलए थे जो 7 बार उन्होंने जीत हासिल की है कांग्रेस से, तो इतना आपने याद रखना है। कौन सी? फतेहपुर असेंबली, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इतना याद रख लीजिए, काफी है। 14 फरवरी मंडी प्रोजेक्ट शिवधाम हैंग्स फायर। ये स्टेटमेंट ऑपोजिशन की थी। ऐसा मतलब नहीं है इसका कि वो आग लगा रहे हैं उसके, इसका मतलब ये है कि उसमें डिले हो रहा है, शिवधाम प्रोजेक्ट में बनने में डिले हो रहा है। इसका मतलब ये है जो मंडी में शिवधाम प्रोजेक्ट बनना था, क्योंकि उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है। ये आपको अगर मंडी से कोई होगा तो ये है उसकी पिक्चर, शिवधाम प्रोजेक्ट जो प्रपोज किया गया है। यहाँ पर शिवधाम प्रोजेक्ट बनेगा जो टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर काम नहीं हो रहा है। कहां पर? कंगना धार। है कोई यहाँ आसपास से, आप में से कोई जिसको पता हो आपके आसपास? कंप्लीट हो गया है, अभी बनना शुरू हो गया? यस सर। यहीं से आप? सर मंडी से हूँ सर, सुंदरनगर से, और विजिट किया है सर। हाँ, क्या हो चला यहाँ पर? अभी तो सर कंस्ट्रक्शन चली हुई है, मेरे अंकल हैं सर, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में है इसमें। अच्छा, यस। कहाँ? इधर ही एरिया में बन रहा है कि ऊपर जंगल में बन रहा है? कहाँ पर बन रहा है? यहीं पे कटिंग हुई है सर। यहाँ इधर कटिंग हुई गई? ज्यादा ये सर ज्यादा ऊपर नहीं है सर, ये मतलब लिंक मेन हाईवे के थोड़ा साथ में है सर। अच्छा, तो बनना शुरू हो गया है? यस सर। ओके, तो अब बनना शुरू हो गया। उस वक्त ये मैंने कहा कि ऑपोजिशन की ये स्टेटमेंट थी कि 2 साल से इसमें कुछ काम नहीं हुआ, तब वहां पर फरवरी में उनकी स्टेटमेंट ये थी। अब थोड़ा काम चला होगा। द प्रोजेक्ट वाज प्रपोज्ड एट कंगनाधार नियर हेयर टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म। और मंडी डिस्ट्रिक्ट को आप छोटा काशी भी कहते हैं। 81 टेम्पल्स हैं लॉर्ड शिवा। According to official sources, the district administration has identified 9 hectares of Kangna Dhar for the project, but due to delay in forest clearance, the project cannot be executed. अब ये शुरू हो गया, जैसे कि लवनीश ने कहा, 30% इसका काम तो कंप्लीट हो ही गया है। तो ये तो रहा हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर। ठीक है जी, तो ये पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है एक बार इसका। फिर चलेंगे हम 15 फेब कंप्लीट हो गया ना। हाँ, फिर 15 फेब से हम आगे करेंगे शुरू। 12 14, अच्छा ठीक है। 14 फेब तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ शूलनीज यूनिवर्सिटीज फाउंडर रिलीज। शूलनी की जो फाउंडर हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है, जिनका नाम है प्रोफेसर पीके घोसाला। आइरस्ट विद कर्मा, ये है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के नाम बताया, अप्स एंड डाउन्स जो आए उनकी जिंदगी में, तो उसके बारे में उन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। तो हो सकता है कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी के हाल ही में शूलनी यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है उनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है, तो उसका नाम क्या है। ये वाला जो मैंने क्वेश्चन किया हुआ है पूरा के पूरा इंग्लिश में ही किया हुआ है। हिंदी में हो सकता है मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा पूरा डॉक्यूमेंट को, तो इसमें थोड़ी सी गलतियां होंगी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें ठीक करने में, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा। Shulani University of Biotechnology and Management Science, also known simply as Shulani University, कहाँ पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, नियर कसौली। कब एस्टेब्लिश हुई? 2009 में। याद रखिए कि शूलनी यूनिवर्सिटी कब बनी, कहाँ पर है? सोलन में है। सोलन में भी कहा, नियर कसौली। 2009 में इसकी फाउंडेशन रखी गई और 2019 में ही यहाँ पर एक कैंसर रिसर्च सेंटर सेटअप किया गया। तो ये भी आप इसके साथ ही याद रखें। नेक्स्ट न्यूज इज यूरेनियम डिपॉजिट्स फाउंड एट 2 हिमाचल प्रदेश साइट्स। आई थिंक ये जो पहले आपको पीडीएफ दी थी फेब की, 3 पीडीएफ आपको दी हुई, जैन फेब मार्च, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था यूरेनियम डिपॉजिट वाला। तो क्या कहता है ये? यूरेनियम डिपॉजिट्स फाउंड एट 2 हिमाचल प्रदेश साइट्स।
और वो दो कौन कौन सी है? काशा कलाड़ी इन शिमला एंड सेकंड इज तिलेली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दो जगह मिला है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। काशा कलाड़ी में आपको है एस्टिमेटेड 200 टन ऑफ ट्राई यूरेनियम ऑक्साइड ऑक्टोक्साइड सॉरी ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड, इससे यूरेनियम बनेगा which is enough to produce 170 tons of uranium। कितना है बताया यहाँ पर? 200 टन्स, याद रखना है ये 200 टन्स ट्राई यूरेनियम ऑक्टोक्साइड, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कितना होगा? 170 टन ऑफ यूरेनियम। ये तो है ना, जिससे हम यूरेनियम निकाल रहे हैं, कितना निकालेंगे? 170 टन। और दूसरा वही तिलेली में है 220 टन ऑफ यूरेनियम ट्राई यूरेनियम ऑक्साइड, उससे कितना निकलेगा? 186 टन ऑफ यूरेनियम। हिमाचल प्रदेश में लार्जेस्ट जो यूरेनियम डिपॉजिट है वो कहां पर है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में, राजपुरा इन ऊना डिस्ट्रिक्ट, जहां पर आपको मिलेंगे 364 टन ऑफ ट्राई यूरेनियम ऑक्साइड। वो कितने प्रोड्यूस कर सकता है आगे? हमारी स्टेट जो आती है वो 11th नंबर पर, सॉरी 10th पोजीशन पर आती है 11 डिस्ट्रिक्ट में, 11 स्टेट्स में। 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर यूरेनियम डिपॉजिट मिलते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है वो कौन सा है? वो है 10th रैंक। तो ये भी आपने इसके साथ ही याद रखना है। टॉप प्रोड्यूसर कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। हिमाचल में कौन है? राजपुरा इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहां देखिए 3,45,692 टन 11 डिस्ट्रिक्ट में से है, 11 डिस्ट्रिक्ट में है, और उसमें 1,95,000 लगभग 2 लाख के करीब करीब वो आपका सिर्फ कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आपको मिल जाएगा झारखंड में, आपको मिल जाएगा बिहार में, छोटा नागपुर प्लेटो, मेघालय। आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड मेघालय ऑक्यूपाइज द टॉप 3 पोजीशंस यूरेनियम डिपॉजिट जो मिलते हैं। अर्लियर यूरेनियम extracts were found during digging operation at लाम्हेरा विलेज इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमीरपुर वाले तो इसको याद ही रखें, बाकी लोग भी इसको याद रख सकते हैं, वैसे ये लिस्ट में लिखा नहीं है, तो मैं देख रहा था कि यूरेनियम डिपॉजिट हिमाचल में है, लेकिन याद रखें हमीरपुर का होगा तो इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा आपको कि यहाँ पर यूरेनियम डिपॉजिट कहाँ पर मिले थे। लाम्हारा विलेज है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज कम अप विद प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया कि टारगेट बनाया कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे कब तक? यूरेनियम डिपॉजिट में, यूरेनियम प्रोडक्शन में 2031-32 तक, लेकिन होना मुश्किल है क्योंकि भारत के पास उतने यूरेनियम डिपॉजिट है नहीं एनर्जी प्रोड्यूस कर सके उतनी। ठीक है, तो हम कहां से करते हैं? हम रशिया से करते हैं, कजाकिस्तान से हम इंपोर्ट करते हैं, कजाकिस्तान, फ्रांस, थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ यूरेनियम फ्रॉम रशिया, कजाकिस्तान, फ्रांस। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे 2030-31 तक, जो प्लान बनाया है। देखते हैं क्या होता है। यूरेनियम silvery gray metallic radioactive chemical element, it is only naturally formed in supernova explosion। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान ही उसके जो डिपॉजिट बने हुए हैं तब का बना हुआ है ये। अब ऐसा नहीं है कि नए से बन जाएगा, आप बनाएंगे यूरेनियम और वो बन जाएगा, नेचुरली बनेगा ये, ओनली नेचुरली फॉर्म्ड। यूरेनियम, थोरियम एंड पोटाशियम are the main element contributing to the natural terrestrial radioactivity। atomic number 92, सिंबल है U। किस लिए काम आता है यूरेनियम? हाँ, यूरेनियम किसके काम आता है बताओ जरा, कोई बता सकता है किसके लिए काम आता है यूरेनियम? न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट में आता है, यूरेनियम का यूज किया जाता है। जो रिएक्टर्स हैं उनको रन करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो यूरेनियम से की जाती है। तो ये है यूरेनियम डिपॉजिट्स इन इंडिया, जो भारत में मिलता है यूरेनियम, इसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो हो सके तो थोड़ा सा मेजर साहब ऐसे अगर डायग्राम बना रहे हैं ऐसे करके कुछ भी, तो इसमें आपने हल्का सा ये करना है कि यहाँ पर आपके यूरेनियम डिपॉजिट मिल रहे हैं,
ठीक है, झारखंड में मिल रहे हैं, यहाँ पर मेघालय में भी मिल रहे हैं, यहाँ पर हड़प्पा बेसिन हमने पढ़ा, जहां पर आपकी क्या कहते हैं उसको, रॉक्स के बारे में पढ़ा था हमने, हड़प्पा। तो एक बार इसको भी याद रख लेना है। ये माइंस है, यूरेनियम माइंस इन इंडिया। नजर देख लेना इसमें कि कौन कौन सी है। झारखंड, जादूगोड़ा बहुत फेमस है, आपने पहले भी सुना होगा और एग्जाम में भी पहले आया हुआ है ये कि जादूगोड़ा इस, तो क्या है वो, एक यूरेनियम माइन है। मेघालय में कहां पर है, आंध्र प्रदेश में कहां पर है, ये तो यहीं का बता दिया कि जादूगोड़ा। फर्स्ट यूरेनियम माइन कौन सी थी, जादूगोड़ा, झारखंड में 1968। तो इस सब चीजों को याद रखें। नेक्स्ट पे चलते हैं। इलीगल माइनिंग गोज ऑन अनअवेटेड इन मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी कहां पर, बल वैली में। लवनीश, क्या वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है? ये तो पूरे हिमाचल में हो रही है। नहीं, ये जो है ये न्यूज में आ रहा है ना। ये सर, ये तो पहले चीज अभी पता नहीं सर। पहले हो रही थी, नहीं सर। ओके। एज ए एसडीएम आप क्या करेंगे इलीगल माइनिंग को खत्म करने के लिए? जो भी सर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा सर, वो विद इन द लॉ जो भी हो सकता है वो किया जाएगा सर, इसको रोकने के लिए। जैसे एक दो बताइए, एक दो सोल्यूशन। हम जैसे कि सर जो जो कर रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टर, उनके लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर सकते हैं, या फिर उनको कोई हैवी फाइन डाल सकते हैं उनके ऊपर। अच्छा, तो जैसे भी रिसेंटली आई थिंक, पता नहीं न्यूज पढ़ रहा था, तो वहाँ के लोकल्स में भी जो जो ट्रैक्टर्स या जो व्हीकल्स से जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे, उनको सर पूरा रोक लिया उनको, लोकल्स ने अच्छा। खुद ही। तो लोगों वो भी में थोड़ी अवेयरनेस ला control कर सकते हैं आप सकते हैं। कि भैया अगर ऐसा है तो आपको भी दिक्कत आने वाली है, पता लगे तो हमें बता दीजिए। लेकिन इससे आपने आगे और सोचना है, जैसे आपने हरियाणा में किसी भी से सर सोच, अभी बड़ा, हाँ हरियाणा में भी सर ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया, उसमें 3-4 लेबर मर गए मतलब माइनिंग में। हाँ, और रिसेंटली ये केस मंडी में भी हुआ था, जैसे जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, वो भी डूब गया था। ठीक है, और इससे आपका फ्लैश फ्लड आने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो बैरियर जो है वो बैरियर हट जाते हैं, तो फ्लैश फ्लड आ जाते हैं कई बार। तो इससे आपने सोचते क्या रहना, इलीगल माइनिंग आपने कैसे बंद करनी है। अगर आपके ऊपर प्रेशर बनता है, ठीक है, कोई वहां का लोकल लीडर है, नेता है, एमएलए है, जो भी आपके ऊपर प्रेशर बनाता है, तो आप क्या करेंगे, तो वो चीज सोचते जाना है दिमाग में। इलीगल माइनिंग गोज एंड ऑन अनएवेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, कहां कहां पर, ब्यास, सुकेती, कांशा एंड लोहारदी। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, अगर आपको माइनिंग पर क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, या प्रीलिम पर भी आ सकता है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन पर आ सकता है, तो वहां पर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जिस तरीके से मंडी या आपकी मनाली में इलीगल माइनिंग हो रही थी, उसको कैसे बंद किया गया। ये आपको इतना पता है कि वहां पर माइनिंग, ये तो पता है कि इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो इतना तो पता होगा आपको। A few residents of Bull Valley said illegal mining had been rampant in the valley for the last 1 year. ठीक है जी, वहां की जो इकोलॉजी है वो उसको खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा उन पर फाइन भी डाल दिया गया है। बल सब डिवीजन ऑफ मंडी कितना फाइन किया है अभी तक, 10.19 लाख फाइन वॉज इम्पोज्ड ऑन ऑफेंडर्स, जो रिवर से इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, रेता माफिया है। ये तो बहुत जगह होता है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में आप देख सकते हैं जहां पर इलीगल तरीके से रेत ले जाई जा रही है, पत्थर ले जाए जा रहे हैं, होते हैं ना, कट से ले जाते हैं। ये 2020 की फोटो है, जो मनाली में न्यूज आई थी 2020 में, कि वहां पर भी इलीगल माइनिंग हो रही है। अब रात को इलीगल माइनिंग करते हैं, मशीन लगानी पड़ेगी, जेसीबी लगानी पड़ेगी, तो पूरे जितने भी वहां के लोग हैं सो नहीं पाते हैं रात रात भर। अब कैसे फ्लैश फ्लड का खतरा नहीं बनेगा, यहाँ पर इलीगल माइनिंग यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एक बैरियर की तरह काम कर रहा था, हो सकता है वो रेत ही एक बैरियर की तरह काम कर रहा हो, अब वो पानी का फ्लो तेज हो जाएगा, तो फ्लैश फ्लड का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। 16 शिमला स्ट्रेचेस बाइफरकेशंस आइडेंटिफाइड एज ट्रैफिक बॉटलनेक्स। मतलब ये है कि शिमला में, ये देखिए क्वेश्चन कैसे बना आपके लिए। अब क्वेश्चन आपसे ये था कि शिमला में अगर आप रह रहे हैं,
या आप कहीं के भी बिलोंग कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिमला में इतना ट्रैफिक हो रहा है, तो आपके पास उसके लिए सोल्यूशन क्या है। तो कुछ सोल्यूशन यहाँ पर हैं, वो आप लिख सकते हैं। देखिए जो टॉम था, यहाँ पर 1.2 लाख प्लस रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, ठीक है, एंड मोर देन 25,000 अदर व्हीकल्स। 1.2 लाख रजिस्टर्ड, तो 1.2 लाख व्हीकल्स तो रजिस्टर्ड हैं ही, उसके अलावा यहाँ पर 25,000 अदर व्हीकल्स भी हैं, यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, इधर उधर से आते हैं या कुछ ऐसी चीजें। 1.2 लाख तो यहाँ पर है, जबकि शिमला की जो पार्किंग कैपेसिटी है वो लगभग 20 से 25,000 व्हीकल्स की है जो पार्किंग है। और बाकी के जो आपको व्हीकल दिखेंगे ये सड़कों के किनारे दिखेंगे, आपको हर जगह आपको सड़कों के किनारे दिख जाएंगे। आप कहीं भी चल जाइए शिमला में, लक्कड़ बाजार से होते हुए आप ऊपर की तरफ आएंगे, आईजीएमसी की साइड आएंगे, कहीं भी चल जाइए, वहां पर आपको रोड के साइड में ये दिख जाएंगे। तो ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान किस तरीके से बना है, ये चाहते हैं कि जो लक्कड़ बाजार है और जो बस स्टैंड है और जो कुछ दूसरी शॉप्स हैं ऐसी या पेट्रोल पंप है, क्योंकि ज्यादातर रश कहाँ पर होता है, जैसे लक्कड़ बाजार है, लक्कड़ बाजार में जो स्पीड हो जाती है, एवरेज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है अगर ट्रैफिक हुआ। सोचिए आप, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है अगर ट्रैफिक लगा तो लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को अगर वहां से मूव किया जाए, सिटी के बाहर रिमूव किया जाए, तो वहां पर ट्रैफिक होगा नहीं, बसेस वहां पर खड़ी होंगी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है। बस स्टैंड है तो बसेस जो होंगी फिर बाहर की तरफ बीच में रुकेगी नहीं कहीं पर, सीधे सिटी के बाहर जाएंगी। और जैसे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में तो रश होता ही है, तो पेट्रोल पंप को भी अगर सिटी से थोड़ा सा बाहर कर दिया जाए तब भी ट्रैफिक की समस्या थोड़ी सी कम हो सकती है। कंस्ट्रक्ट क्रैश बैरियर्स, पैरापेट्स अलोंग रोड साइड्स, एक्सीडेंटल पॉइंट्स उनको भी मार्क किया जाए। ड्रेनेज कवरिंग ऑफ ड्रेनेज लाइंस जो अभी तक नहीं की गई है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स थोड़े से खुले किए जाए। अभी देखते हैं आप कहीं पर तो वन साइड ही रोड है, तो उसको भी वाइड किया जाना चाहिए। ये उन्होंने दिए हैं कुछ पास एंड जेब्रा क्रॉसिंग। अभी तक तो आपको कहाँ मिलेगी जेब्रा क्रॉसिंग, शिमला में तो बहुत कम है। शिमला वॉज डिजाइन टू हाउस अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000 पीपल। जब शिमला को डिजाइन किया गया था तो ये सिर्फ 30,000 लोगों को उनकी दृष्टि से बनाया गया था कि 30,000 लोग यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आज शिमला की पॉपुलेशन कितनी पहुंच गई है, 2.5 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है 30,000 लोगों के लिए जो जगह बनाई गई है वहां पर अगर 2.5 लाख लोग रहेंगे तो व्हीकल की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा और तेजी से बनाना पड़ेगा। तो अब इसको स्मार्ट सिटी के तहत भी शिमला को चुना गया था, स्मार्ट सिटी 30 अर्बन सेंटर्स 2015 में। अगर आप देखते हैं स्मार्ट सिटी, तो अभी तक तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि स्मार्ट सिटी के तहत बहुत काम हुआ है शिमला में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम हुआ होगा। जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है वैसे तो, है ना। कहीं पर आपको लग रहा है कि ट्रांसफॉर्म हुआ है, कि भैया मेजर चेंज हुआ, स्मार्ट सिटी बन गया हिमालय शिमला, लगा कुछ कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया होगा ना इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत क्या क्या चीजें हुई यहाँ पर। शिमला को एक स्मार्ट सिटी बनाना था, 2,905 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसको 200 साल से ओल्ड हिल टाउन इनटू अ वर्ल्ड क्लास मॉडर्न अर्बन पैराडाइज। क्या लगता है स्मार्ट सिटी मिशन फेल होता हुआ नजर आ रहा है कि सक्सेस हो गया है? क्या लगता है? स्मार्ट सिटी पर क्वेश्चन आपके लिए बन गया यहाँ पर, तो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उनको साइड में लिखते जाइए कि ये क्वेश्चन आपने लिखने हैं। नेक्स्ट इज endangered snow leopard with 2 cubes spotted in Miyar Valley। जो शेर के बच्चे हैं, तो शेरनी सॉरी, शेरनी के 2 बच्चे भी देखे गए, कहां पर, मियार वैली में। हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है? स्टेट एनिमल ऑफ
हिमाचल प्रदेश, बताओ कौन है? स्टेट एनिमल बताओ। स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मियार वैली में उनको देखा गया है क्योंकि काफी समय से स्नो लेपर्ड को देखा नहीं गया। वैसे 2019 में इनको वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत उन्होंने अपने कैमरे से स्पॉट किया था। 2017 में फर्स्ट टाइम जो ट्रैक कैमरास लगाए होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तो इनको स्पॉट किया गया था। उसके बाद ये दिखाई नहीं दिए, उसके बाद ये एक साल बाद दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। वो संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनको वहां पर जो हैबिटेट है वो अच्छा मिल रहा होगा, तभी तो बढ़ रही होगी। और क्या क्या देखा गया है वहां पर? हिमालयन सिरो, अ गोट एंटीलोप इन द स्पीति वैली, तो ये भी आपने इसके साथ ही याद रखना है। मियार वैली आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इन लाहौल एंड स्पीति। ये रही आपकी मियार वैली। तो क्या लगता है ये क्या है? एस शेप्ड। मियार वैली इज एस शेप्ड वैली। यहीं पर आपको मिलता है उदयपुर, ये आ रही है यहां से, एक चंद्रा आ रही है और एक भागा आ रही है। यहां पर है तांडी, ये केलोंग। तांडी में चंद्रा और भागा मिलती है और आगे किस चीज का फॉर्मेशन करती है? ये रही आपकी चिनाब, चंद्रा और भागा मिलकर के। और ये रही आपकी मियार वैली। मियार वैली इज एस शेप्ड वैली। एस की तरह लग रही है ना, बिल्कुल एस। देखो यहाँ पर मियार वैली बड़ा क्यों है नाम? मियार रिवर के तहत। और ये जो दिख रही है आपको चंद्रा रिवर, ये है आप पर मियार रिवर। मियार रिवर, मियार नाला, इट इज ऑफन नाउन, इट इज एन एक्सेप्शनली लॉन्ग एस शेप्ड वैली। ज्यादातर ऐसी वैलीज नहीं है, तो याद रखिएगा एस शेप्ड वैली कैसी है, क्यों है। आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये एक एस शेप्ड वैली है, एस की तरह है। ठीक है। लाइज बिटवीन जंस्कार एंड चंबा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा मेंस में। जब आप लिखेंगे मियार वैली के बारे में तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिख देंगे भैया ये कहां पर है, लाहौल एंड स्पीति में है, लॉन्ग एस शेप्ड वैली है जो जंस्कार और चंबा के बीच में है, लगभग 100 किलोमीटर में ये रन करती है। और इसके साथ साथ ही आपकी मियार रिवर बहती है। वैली तो रिवर बना रही है ना। और ये चंद्रभागा से मिलती है एट उदयपुर। ये यहाँ पर उदयपुर है, ये देखो उदयपुर। उदयपुर में मियार रिवर किसको मिलती है? चंद्रभागा रिवर को। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया टू बी डीनोटिफाइड। डीनोटिफाइड का मतलब ये है, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं ये। तो रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी, बता सकता है कोई? रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी, बताओ। हाँ बोलो, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा ऑप्शन देता हूं मैं, 1962, 3, 4, 5, बताओ। ABCD, कुछ तो बोलो। ABCD तो बोल सकते हैं ना, ABCD तो बोल सकते हैं। मनोज कह रहे हैं बी, बाकी के लोग सो गए हैं। 2005 में रामसर साइट में इंक्लूड हुई थी, ठीक है। 1964, तो 1964 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। एस्टेब्लिश्ड इन 1964, द रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is located in 4.02 square kilometer comprising the रेणुका लेक कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पर है ये रेणुका लेक का जो कैचमेंट एरिया है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर ना वो टॉयलेट बना पा रहे हैं, ना वो कम्युनिटी हॉल बना पा रहे हैं, मतलब किसी चीज का कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, उसमें असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहां पर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं।
इसलिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार से कहा कि भैया आप ऐसा कीजिए, इसको थोड़ा सा डी नोटिफाइड कीजिए, थोड़ा सा एरिया इसका हमें दे दो, जो आपने हमें एरिया दिया है उसको एक्सटेंड करो बाकी के रीजन में, हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है। इसका मतलब ये है जैसे कि ये क्रिएटिंग इवन नीड बेस्ड एमिनिटीज सच एज टॉयलेट्स, कम्युनिटी हॉल फॉर द पिलग्रिम्स, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर वो यूज नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसको डी नोटिफाइड कीजिए। A total area of 0.63 square kilometer, only 0.63 square kilometer का एरिया जो भी है वो डी नोटिफाइड किया गया। उसमें से आपका ये बन रहे हैं टेम्पल्स, आश्रम, अ पार्ट ऑफ रेणुका लेक, जहां पर आपका जो रेणुका फेयर होता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि 2005 में इसको रामसर साइट में भी इंक्लूड किया गया, रामसर साइट। तो ये आपने याद रखना इसके साथ में ही। ओके, 20th Feb 2021, छोटी सी न्यूज है। नॉनी यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट साइन पैक्ट टू स्पीड अप रिसर्च। किसके साथ इसने पैक्ट किया है वो आपने याद रखना है कि हाल ही में नॉनी यूनिवर्सिटी ने किस इंस्टीट्यूट के साथ, कौन से फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और क्यों किया है वो? टू स्पीड अप द रिसर्च, रिसर्च के कार्यक्रम को तेज करने के लिए। MOU was signed between the YS Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, and Forest Institute। डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ सकता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? देहरादून। तो इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ है कि भैया हमें रिसर्च को थोड़ा सा स्पीड अप करना है। तो ये चीज आप याद रखें किस इंस्टीट्यूट के साथ हुई है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। नॉन यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा, कब एस्टेब्लिश हुई नॉन यूनिवर्सिटी? डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोलन में है। 1 दिसंबर 1985 में ये बनी। 1985 आपने याद रखना है, 1 दिसंबर भी रखना होगा तो रख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। अब कैसे ये यहां तक पहुंचा? लेट डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, perceived the importance of the horticulture and forestry to develop and improve the state's economy, which led to the establishment of this university। थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इंग्लिश भी जाती रहे थोड़ी सी। इन द हिस्ट्री, इस हिस्ट्री लाइज इन द erstwhile हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज सोलन। कब? 19, अब देखिए कैसे बना ये। 1962 में सबसे पहले यहां पर क्या हुआ? एग्रीकल्चर कॉलेज बना, हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज, हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज 1962 में, ठीक है। एफिलिएटेड टू दी पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत इसको एफिलिएट किया गया था। उसके बाद इट बिकेम द वन ऑफ द कैंपस ऑफ एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑन इट्स फाउंडेशन इन 1970s। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब बनी बताओ जरा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कब बनी? 1970। 1970s, 22nd of July 1970। ठीक है जी। अब आपको पता है यहां पर एक चांसलर होता है, एक वाइस चांसलर होता है। चांसलर कौन है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के? वो इज द चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। चांसलर कौन है बता दो, इतना तो पता होना चाहिए भैया। गवर्नर है, गवर्नर कौन है? कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, आर्लेकर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको ये पता ना हो। ठीक बताया उन्होंने, गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन सा है ये, कौन से गवर्नर है? 21st गवर्नर है।
अगर आप इंक्लूड करते हैं एडिशनल चार्ज के लिए भी, तो आपके फॉर एग्जाम्पल कुछ थोड़े टाइम के लिए जिन्होंने एडिशनल चार्ज संभाला, तो ये है 30th गवर्नर, याद रखिए। पहले कौन थे? एस चक्रवर्ती। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, बात कर रहे थे यहाँ पर कि 1962 में हिमाचल एग्रीकल्चर कॉलेज बना, जो एफिलिएटेड था पंजाब यूनिवर्सिटी से, और 1970 में आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बन गई। फिर ये एफिलिएटेड कहां से हो? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। और ये एग्रीकल्चर कॉलेज ये बना फिर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 1978 में। 1978 में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, यही जो कॉलेज था। और 1985 में क्या बन गया? ओनली यूनिवर्सिटी। कौन सी? हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नॉनी। तो इसका एक छोटा सा ब्रीफ ही आपने याद रखना है। मंडी टू एमर्ज एज न्यू पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन। ठीक है जी। कहां के एरिया है? पराशर एंड स्पिनीधार। इन दो को कमर्शियल पैराग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दे दी है कि यहां पर भी आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। और कहां कर सकते हैं आप? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी पैराग्लाइडिंग का होस्ट किया हुआ है। इसके अलावा कहां पर? नियर बिलासपुर, बांदलाधार नियर बिलासपुर, सोलंग वैली नियर मनाली, वहां पर भी होती है। जुनगा नियर शिमला, वहां पर भी पैराग्लाइडिंग होती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। रैना विलेज नियर नैनकुंड, चलो ये तो है नहीं, चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। जो चंबा से होगा उनको पता होना चाहिए, ठीक है जी। जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वहां पर भी रैना विलेज नियर नैनीखुड, वहां पर भी पैराग्लाइडिंग की जाती है। अच्छा, न्यू साइट्स फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स इन इंडिया। याद रखना है एडवेंचर स्पोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसी से रिलेटेड है आपकी एक स्कीम, जिसे कहते हैं नई राहें नई मंजिल स्कीम। नई राहें नई मंजिल स्कीम, ये सुना होगा आपने, नई राहें नई मंजिल स्कीम। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? टू बूस्ट टूरिज्म, टू एक्सप्लोर द प्रमोशन ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड है, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में, नई राहें नई मंजिल स्कीम के बारे में भी। To give boost to adventure tourism activities in the state, the government of Himachal Pradesh has notified additional sites for paragliding and river rafting के लिए भी नई साइट्स को ये किया गया है। कहां पर? कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, चंबा एंड शिमला। The new notified paragliding sites include कौन सी है? अंधारा to गड़सा and खारगान to नैनाबाग in डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ठीक है, ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तंग नरवाना टू खेराकू इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको अगर याद रह जाती हैं साइट्स तब भी ठीक है, नहीं तो एक दो आपने याद रख लेनी है वैसे, कि कुल्लू में कौन सी है, कांगड़ा में कौन सी है, चंबा में कौन सी है, एक दो तो आपने याद रखनी है, एक एक रखनी है सबकी याद। ये तो मैंने अभी बताया आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इन डिस्ट्रिक्ट मंडी द पैराग्लाइडिंग साइट्स नोटिफाइड कौन सी? प्राशर एंड स्पिनीधार, जिसकी हमने अभी बात की। शिमला डिस्ट्रिक्ट की हमने अभी बात कर ली। वाटर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग के लिए ऑन रिवर ब्यास फ्रॉम नदौन टू देहरा ब्रिज हैज बीन नोटिफाइड। कहां से? रिसेंटली हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी साइट को नोटिफाइड कर दिया है? तो फ्रॉम नदौन टू देहरा ब्रिज, ब्यास रिवर पर। In addition to these new notified sites, there are many other notified sites available जहां पर पैराग्लाइडिंग की जा रही है अभी तक, जैसे बीर बिलिंग है, छोला इंद्रू नाग नियर धर्मशाला इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, सोलांग नाला, माहरी तैती, तलोगी। तो ये आपने याद रख लेना है, अगर आप याद रह जाता है तो यहां पर पैराग्लाइडिंग अभी तक की जा रही है। क्वेश्चन इज, नई राह नई मंजिल स्कीम इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है? टू प्रमोट टूरिज्म इन न्यू एरियाज एंड डेवलप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से इंपॉर्टेंट है नई राह नई मंजिल स्कीम, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो चीज सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपका टूरिज्म, और उसी को प्रमोट करने के लिए आपकी कौन सी स्कीम है? नई राह नई मंजिल स्कीम। 2017-18-19 के बजट में आप ये स्कीम देखते हैं, जिसमें 50 करोड़ एलोकेट किया गया था इस स्कीम के लिए।
इसमें क्या किया जाएगा, फैसिलिटीज लाइक पार्क्स, वॉकिंग ट्रेल्स, ट्रैकर हॉस्टल्स, टॉयलेट्स, ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल्स, रोड वाइडनिंग, रेन शेल्टर्स, लैंडस्केपिंग, रोड सिग्नल्स एंड ट्रैफिक डायरेक्शन, स्ट्रीट पाथ्स, ये सारी चीजें जो है वो बनाई जाएंगी। कम्युनिटी हॉल, डस्टबिन, क्यों? टू प्रमोट टूरिज्म। बात एक ही है। तो जहां पर भी टूरिज्म की बात आए, आप ये स्कीम वहां पर मेंशन कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि क्या है स्कीम है, तो सिंपली लिख दीजिए नई राह नई मंजिल स्कीम। दिस वुड जनरेट एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बनेगी ही भैया। जब आप रेन शेल्टर बना रहे हैं या रोड सिग्नल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको लेबर भी तो चाहिए होगी। प्रमोशन दे रहे हैं आप, जो लोकल डिशेज हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, कल्चर है यहाँ का, लोकल गाइड्स हैं, इको गाइड्स है, एडवेंचर गाइड्स हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बढ़ जाएंगी। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो सभी की जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। जरूरत ज्यादा लोगों की पड़ेगी, जहां एक व्यक्ति की जरूरत थी वहां 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। एडवेंचर टूरिज्म के लिए कोई जा रहा है, पहले 10 व्यक्ति आ रहे थे, अब 50 आ रहे हैं, तो 50 एक बंदे को संभालना मुश्किल है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। 50 लोग जब आएंगे तो वो रास्ते में खाएंगे कहीं पर, ठीक है। एक दो होटल खुलने शुरू हो जाएंगे, होटल में 2-4 व्यक्ति, एक होटल में मिनिमम 3-4 व्यक्ति तो चाहिए ही। उसके बाद कहीं पर वो ठहरेंगे, होटल्स में ठहरेंगे, उनको जाने के लिए उनको टैक्सी चाहिए होगी। तो बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है जब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ जाता है, जब आपका टूरिज्म बढ़ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टूरिज्म, स्पेशली टू रूरल एरियाज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट न्यू प्लेसेस। पढ़ लीजिएगा इसको। अंडर दिस इनिशिएटिव, इस स्कीम के अंतर्गत 3 प्लेसेस नेमली कौन कौन से हैं? बीर बिलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जंजैहली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड चांशल इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। याद रखिए इसको। प्रमोट करना, टू फैसिलिटेट टूरिस्ट, यहां जैसे यहां पर लिखा है 12 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनेंगे। जैसे इस स्कीम के अंतर्गत जो यहां पर बताया है, इसको यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होगा वहां पर। बीर बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर क्या होगा? Under the Swadesh Darshan scheme, the Union government, a paragliding institute was being set up at paragliding और बीर बिलिंग। स्वदेश दर्शन के तहत पैराग्लाइडिंग इंस्टीट्यूट कहां पर? बीर बिलिंग में। तो वो भी आप किसके लिए प्रमोट कर रहा है? टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, चांशल एरिया में, ठीक है। जो जो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं बाद में भी, होम स्टे बन रहे हैं, इको जो भी है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट जो एंटरप्रेन्योर है उनको भी थोड़ा कंसेशन दे रहे हैं कि जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कुछ कंसेशन देंगे, हो सकता है टैक्स के तहत या कुछ इस तरीके से। Plachen to Rohtang ropeway is also underway, where Adi Himani to Chamunda and Bhuntar to Bijli Mahadev ropeway would be taken up soon। तो जो इस तरफ के एरिया वाले हैं, बिजली महादेव के एरिया वाले हैं, तो वहां पर आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, क्या चीजें वहां पर हो रही है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। टूरिज्म के बारे में ही है ये, ओके। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें कि कहां कहां पर हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। To support states government thrust on tourism, central government has sanctioned an ambitious project of 1892 crores to strengthen basic infrastructure in the state। तो पैसा बहुत है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा उसका यूज अच्छे से नहीं किया जा रहा है। वही चीज है कि यहाँ पर थोड़ा सा खाया, फिर थोड़ा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और यहाँ ग्राउंड लेवल पर इतना ही पहुंच रहा है। दिक्कत यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कमी थोड़ी नहीं है। हिमाचल में पैसे की दिक्कत नहीं है, सेंटर गवर्नमेंट के पास कमी नहीं है, बस कमी यही है, जो ऊपर से आ रहा है नीचे तक पहुंच नहीं रहा है, कई बार तो पहुंचता ही नहीं है। और ऐसे ही बोर्ड लग जाते हैं, पैम्पलेट लग जाते हैं कि भाई ये काम हो गया, जबकि ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ होता है। चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट फर्स्ट ई कैबिनेट, हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट है, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने पेपरलेस कर दिया है। अब क्या होगा? ई कैबिनेट एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो ये चीज आप याद रखें। आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट देना है तो वो सारा के सारा पेपरलेस होगा, सीएम के पास जाएगा, ऑनलाइन ही सब कुछ काम हो जाएगा।
द डेट ऑफ कैबिनेट मीटिंग विल आल्सो बी नोटिफाइड थ्रू दिस सिस्टम। अगर कैबिनेट मीटिंग हो रही है तब भी वो ऑनलाइन ही की जाएगी, या मतलब से ऑनलाइन अप्रूवल के बाद चीफ मिनिस्टर से ऑनलाइन अप्रूवल लिया जाएगा, उसके बाद नोटिफाई किया जाएगा सबको ऑनलाइन। ई कैबिनेट एप्लीकेशन, ठीक है जी। अबाउट 32 कैबिनेट मेमोस वर डिस्कस एंड प्रोसेस थ्रू द एप्लीकेशन। इसके लिए एप्लीकेशन बनाई जाएगी, वेबसाइट बनाई जाएगी अभी, जिस पर काम चला हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। इसके लिए अलग से एप्लीकेशन बने। तो ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ से। तो ये खत्म हो गई कहानी हिमाचल प्रदेश का। इसका जो लास्ट आई थिंक 22 फेब तक हुआ है आज, ठीक है, 15 से 22 फेब तक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद का जो 7-8 दिन का रह जाता है वो हम कल करेंगे। 7 दिन का रह जाता है, तो अगर ऐसी कुछ न्यूज हुई तो हम उसको कल करेंगे कवर।